लेक्चर होगा उसकी रिकॉर्डिंग जो है वो भी मैं आपको जो श्रवण सर ने जो ग्रुप बनाया है गूगल क्लासरूम पे उस पे मैं आपको पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज द स्टैटिक रिले। नॉर्मली क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले है उसकी कुछ डिसएडवांटेज है, दैट्स व्हाई वी यूज द स्टैटिक रिले। व्हाट इज द स्टैटिक रिले? स्टैटिक रिले यहाँ पर आपके नाम से इंडिकेट हो रहा है, दैट इज द स्टैटिक पार्ट। स्टैटिक मींस दैट इज फिक्स्ड, राइट। तो स्टैटिक पार्ट दैट मींस फिक्स्ड पार्ट, यहाँ पर कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता है स्टैटिक रिले में। देयर आर नो मूविंग पार्ट इन द स्टैटिक रिले, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्टैटिक रिले, राइट। दैट्स व्हाई वी यूज द वर्ड स्टैटिक। But in the electromechanical relay there are the moving parts, that's why we use static relay, right? So in the static relay there is no moving part, there is a static part. Or in the static relay we are using the comparator. We are using the comparator, and using this comparator we have compared the quantities like voltage or current or something else. So we compare the quantity and we use the relay. नॉर्मली क्या होता है कि जैसे मान लो कि किसी भी पावर सिस्टम में फॉल्ट है, हो सकता है वो जनरेटर में आया हो सकता है ट्रांसफार्मर में आया हो सकता है वो ट्रांसमिशन लाइन में आया हो, राइट। तो जब पावर सिस्टम में फॉल्ट नहीं आता है, तो नहीं आने से जस्ट पहले, राइट, बिफोर द फॉल्ट, तो सिस्टम जो है अपना नॉर्मल कंडीशन में चलता है, राइट। तो अगर मैं बात करूं बिफोर फॉल्ट कंडीशन, अगर मेरे पास कोई भी फॉल्ट नहीं आया तो बिफोर फॉल्ट कंडीशन में आपके पास for fault condition में आपके पास that is called a normal condition, right? There is no fault, that means normal condition. तो normal condition में आपके पास voltage, current, frequency जो भी मेरे पास physical quantity है या electrical quantity है, that are the almost constant, right? No change in the this quantity, voltage, current or the frequency. But if there is a fault in the power system, we can call during fault. So during fault condition, this voltage, power, frequency, current, all are the changes. This is called the abnormal condition, right? Abnormal condition. तो abnormal condition के अंदर जो मेरे पास अगर सपोज वोल्टेज है, करंट है या फ्रीक्वेंसी है या पावर है, ऑल आर द चेंजेस, ठीक है। ये जो भी क्वांटिटी है वो चेंज हो जाएंगे, राइट। अब क्या है कि एक तो कंडीशन मेरे पास बिफोर फॉल्ट वाली रही, एक तो ड्यूरिंग फॉल्ट वाली कंडीशन है। अगर मैं सपोज एक क्वांटिटी लेता हूँ, सपोज वोल्टेज लेता हूँ, राइट। तो नॉर्मल कंडीशन के अंदर वोल्टेज जो होगा और जो ड्यूरिंग फॉल्ट के अंदर जो वोल्टेज होगा, हम दोनों कंडीशन में बोथ आर डिफरेंट। सपोज वोल्टेज आर V1 एंड V2, राइट। तो V1 and V2 आर द डिफरेंट, that's why we compare this voltage by using the comparator, and this static relay will operate, right? So in a static relay we use two quantities, measure the two quantities and compare this quantity, and if we if there is a difference between V1 and V2, then the static relay will operate, right? अब static relay operate करेगी तो static relay क्या, relay का काम क्या होता है? relay का काम होता है relay sense the fault and gives command to the circuit breaker. किसी भी फॉल्ट को सेंस करेगी, पता लगाएगी कौन सा फॉल्ट है, और उस फॉल्ट के अकॉर्डिंग जो है वो सर्किट ब्रेकर को कमांड देगी, और जो सर्किट ब्रेकर है वो ट्रिप होगा, और ट्रिप होने के बाद में जो अब नॉर्मल कंडीशन है वो अपनी दूर हो जाएगी, ठीक है। और अब नॉर्मल कंडीशन दूर होने के बाद में क्या होता है, देयर आर टू पार्ट्स, वन इज फॉल्टी पार्ट। फॉल्टी पार्ट मींस देयर इज ए फॉल्ट इन फॉल्टी पार्ट, राइट। और सेकंड वन इज हेल्दी पार्ट, राइट। then healthy part and faulty part are the differentiate, right? तो faulty part को अलग कर देंगे अपन, healthy part को अलग कर देंगे by using the circuit breaker. This is the concept of relay and circuit breaker, right? But in the static relay, if we talking about the only static relay, then the static relay having the static part and the compare the physical quantity, either voltage or current. Suppose we have the voltage and compare the voltage, and if there is a difference between voltage, then the static relay or the comparator in the static relay that measure and sense the fault or sense the difference between these quantity, then according to the difference that circuit breaker will operate. That is the concept of relay, that is static relay, right? तो इस तरीके से स्टैटिक रिले का कॉन्सेप्ट होता है, राइट। तो स्टैटिक रिले की आपकी सिर्फ एक दो लाइन की डेफिनेशन आ सकती है, बाकी जो आगे वाला जो टॉपिक है वो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये वाला जो बेसिक्स था, बेसिक्स में आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हो। आप चैट बॉक्स में लिखना, क्योंकि मुझे यहाँ पर साउंड नहीं आ रहा आपके पास, ये साउंड मेरे पास नहीं आ पा रहा है, तो एक बार आप चैट बॉक्स में लिख देना, ठीक है। तो जो ये मैंने अभी जो पार्ट बताया वो सिर्फ बेसिक्स वाला बताया, ठीक है।
तो स्टैटिक रिले में जो फर्स्ट टॉपिक है दैट आर द कंपैरेटर। जो आपके कोर्स के अंदर जो आपके सिलेबस में है दैट आर द कंपैरेटर इन द स्टैटिक रिले। ठीक है, तो सबसे पहले पर मैं बात करूंगा इस स्टैटिक रिले के एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में, देन वी गो फॉर द कंपैरेटर। First, we are talking about the merits and demerits for the advantage or disadvantage for the static relay, right? तो फर्स्ट मैं एडवांटेज की बात कर रहा हूँ, एडवांटेज ऑफ द स्टैटिक रिले। फर्स्ट एडवांटेज इज द लो बर्डन ऑन सीटी एंड वीटी। व्हाट आर द सीटी एंड वीटी? सीटी is the current transformer, VT is the voltage transformer. In the high power transmission line, high voltage or high current transmission line, we are using CT current transformer for the current measurement, and CT and using the for the current measurement, and voltage transfer are for the voltage measurement, right? अगर मुझे हायर वोल्टेज और हायर करंट को मेजर करना है या फिर उसको प्रोटेक्ट करना है तो उसके लिए मैं सीटी और पीवीटी यूज में लेता हूँ, राइट? अब जब ये रिले अपन इंस्टॉल करते हैं तो रिले इंस्टॉल करने पर सीटी और वीटी के पास जो भी बर्डन है, बर्डन मीन्स लोड, राइट? तो ये रिले जब भी मैं इंस्टॉल करूंगा इसमें जो बर्डन होगा दैट आर वेरी लो वैल्यू ऑफ बर्डन, राइट? दैट्स व्हाई द स्टैटिक रिले आर फार बेटर देन इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले, राइट? इट इज द फर्स्ट एडवांटेज ऑफ दिस स्टैटिक रिले। Second advantage is the fast response. Fast response means when there is a fault in the power system, there is a fault in the power system, then the response or the response or we can say the operation time is very fast, right? Operation time is very less and response must be fast, right? That's why we have the one more advantage, the fast response. Third advantage is the long life. This relay, static relay, is a having the long life. Why this have the long life? Because there is no static part. When there is no static part, that means there is no maintenance or there is no moving part. If maintenance is lower, then this static relay must be having long life, right? Because the static relay having the no any moving part. That's why it's a long life. Fourth point is a high resistance to shock and vibration. In this particular relay, static relay, the vibration must be low. Why this vibration must be low? Because there is no moving part, right? If there is no moving part, this vibration must be low. And the high resistance to shock. It provides the high resistance of if any person work on this particular relay, then the shock or must be the low. Why? Why? Because this static relay provides the high resistance, right? Right? The high resistance must be there, then shock must be low. Fifth point is the less maintenance. Why this relay is less maintenance? Because this relay having the because this relay not having the any moving parts. That why maintenance must be low, right? But electromechanical relay having the moving part. That's why the maintenance must be higher. Sixth point is frequent operation cause no deterioration, right? Frequent operation means फ्रिक्वेंट ऑपरेशन का क्या मीनिंग है कि यहाँ पर कि जब भी मेरे पास जब मैं ऑपरेट कर रहा हूँ, जब भी मैं जिसको ऑपरेट कर रहा हूँ तो ऑपरेट करने के टाइम पर जो मेरे पास जो फॉल्ट करंट आएगी, राइट? तो फॉल्ट करंट आने पर इसका जो ऑपरेशन ऑपरेशन जो टाइम होगा वो बहुत कम होगा, राइट? दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फ्रिक्वेंट ऑपरेशन, राइट? सेवंथ पॉइंट इज द क्विक रीसेटिंग। इसका क्या मीनिंग है? क्विक रीसेटिंग का मतलब ये है कि सपोज मेरे पास पावर सिस्टम में फॉल्ट आया और फॉल्ट आने पर उस फॉल्ट को मैंने रिमूव भी कर दिया, राइट? स्टैटिक रिले ने रिमूव कर दिया। अब रिमूव करने के बाद में वापस से उस सिस्टम को चालू कराना है तो इसके अंदर उसको बोलते हैं रीसेटिंग, राइट? दैट प्रोवाइड द रीसेटिंग। तो इसका जो रीसेटिंग है वो भी क्विक है। तो आपका जो अगर फॉल्ट आने पर जिसका वापस से अगर सिस्टम को मेरे को रन करवाना है, दैट इज द स्टैटिक रिले हैविंग द क्विक रीसेटिंग, दैट द रीऑपरेशन मस्ट बी फास्ट, राइट? एंड absence ऑफ ओवरशूट। absence ऑफ ओवरशूट का मीनिंग क्या है? There is no transient, right? Transient must be less. So less transient means no overshoot. It must be the less transient, or we can say the absence of overshoot, right? Eighth point, compact size. The size must be smaller as compared to the electromechanical relay. Ninth point is the greater sensitivity as the amplification can be provided easily. Greater sensitivity का मतलब क्या है? नॉर्मली क्या होता है कि रिले क्या काम करती है? किस पर्टिकुलर फॉल्ट को सेंस करती है, राइट?
अगर मेरे पास सपोज there are two case, suppose first case the fault current is suppose 1000 ampere, right? There are two case. In the first case there is a fault current must be 1000 ampere, and second case if fault current is 2000 ampere, right? If I use the two case, there is in the one case the fault current is 1000 ampere, second case is 2000 ampere. Then what is the sensitivity? The sensitivity or the sensitivity is inversely proportional to the fault current, right? If the fault current is 1000 ampere, then this system, this relay must be the sensitivity must be higher in the case of the sensitivity must be higher in the case of this fault current must be higher. इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे पास fault current अगर ज्यादा है तो मेरे पास जो रिले है वो जल्दी सेंस करेगा। अगर मेरे पास फोल्ड करंट अगर कम है तो जो रिले है वो जल्दी सेंस नहीं करेगा। अगर मैं दोनों केस की बात करूँ तो किस केस में मेरे पास जो रिले है वो जल्दी सेंस कर जाएगा? 2000 एम्पियर केस में, राइट? दैट मीन्स जो रिले जो स्टैटिक रिले है उसकी जो सेंसिटिविटी की जो कैपेबिलिटी है दैट आर द हायर एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले, राइट? That's why we use the greater sensitivity in the case of static relay. 10th point, the complex relaying characteristic can be easily obtained. इसका मतलब क्या है ये मैं आगे बताऊंगा कि एक relaying characteristic obtain करते हैं अपन। there is a characteristics between the fault current and the operating time. If the fault current must be higher, then operating time must be less, right? अगर मेरे पास अगर fault current अगर ज्यादा है तो operating time आपका कम होगा, fault current आपकी कम है तो आपका operating time आपका ज्यादा हो, राइट? तो जो ये रिलेइंग जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको ऑब्टेन करने के लिए दैट मस्ट बी द इजीली वी कैन ऑब्टेन दिस कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट? इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे बाद में। तो आई थिंक सेकंड मिनट के अंदर है तो इसमें ये वाला जो पार्ट है अपन सेकंड मिनट में डिस्कस करेंगे। 11th point is the logic circuit can be used for the complex protective schemes, राइट? अगर मेरे पास कोई प्रोटेक्टिव स्कीम प्रोटेक्शन किसी अच्छे इक्विपमेंट को करना है तो उसके लिए अपन लॉजिक सर्किट यूज में लेते हैं, राइट? गेट्स जो लॉजिक गेट्स जो हैं अपन यूज में लेते हैं इसके अंदर, और सेमीकंडक्टर डिवाइस भी अपन यूज में लेते हैं, राइट? तो इसलिए जो अपना जो ऑपरेशन है वो इजीली अपन ऑपरेट कर सकते हैं, राइट? देन 11th पॉइंट मस्ट बी द एडवांटेज। so these are the advantage for the static relay, right? देन इसके बाद में यहाँ तक डाउट है किसी को आप में दोनों से? क्योंकि आपकी आवाज साउंड मेरे पास आ नहीं पा रही है तो आप चैट बॉक्स में आप चाहे तो लिख सकते हो। प्रसून, अंजलि। उसके बाद नेक्स्ट है डिसएडवांटेज। तो डिसएडवांटेज, द फर्स्ट डिसएडवांटेज इज द स्टैटिक रिले आर द टेम्परेचर सेंसिटिव। अब क्या है कि नॉर्मली स्टैटिक रिले में सपोज अपन वोल्टेज के लिए ऑपरेट करा रहे हैं, सपोज मान लो मेरे पास पावर सिस्टम में कोई फॉल्ट आया किसी इक्विपमेंट में, और फॉल्ट आने पर जो सिस्टम में जो वोल्टेज है वो अनबैलेंस हो गया, राइट? अब वोल्टेज के साथ साथ मान लो कहीं पर टेम्परेचर किसी इक्विपमेंट का ज्यादा हो गया, राइट? उस स्टैटिक रिले को क्या सेंस करना चाहिए था? वोल्टेज सेंस करना चाहिए था, बट उसने वोल्टेज के साथ साथ टेम्परेचर को भी सेंस कर लिया, ठीक है? तो टेम्परेचर को सेंस करना वो अपने पार्ट में नहीं था, राइट? वो अपना कंसर्न नहीं था। टेम्परेचर सेंसेशन इज नॉट आर कंसर्न, ठीक है? तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है? स्टैटिक रिले कई बार टेम्परेचर को भी सेंसिटिव सेंस कर लेती है, राइट? दैट आर नॉट आवर द कंसर्न, राइट? वो अपना कंसर्न नहीं है। दैट्स व्हाई द स्टैटिक रिले आर द डिसएडवांटेज एज फार एज टेम्परेचर सेंसिटिव सेंसेशन इज कंसर्न, ठीक है? तो स्टैटिक रिले क्या करती है? टेम्परेचर को भी सेंस कर लेती है, राइट? दैट्स व्हाई we prefer the digital relay. If there is a different sensitive, then we go for the digital relay, right? तो अपन स्टैटिक रिले की बजाय डिजिटल रिले अपन यूज में लेते हैं फॉर द टेम्परेचर सेंसेशन, राइट? दैट इज द फर्स्ट डिसएडवांटेज ऑफ द स्टैटिक रिले। सेकंड डिसएडवांटेज, स्टैटिक रिले आर सेंसिटिव टू वोल्टेज ट्रांजिएंट्स। नॉर्मली मान लो कि सपोज किसी भी सिस्टम में फॉल्ट आया और मान लो करंट मेरे पास बहुत ज्यादा होगी, और नॉर्मल सिस्टम में मान लो 1000 एम्पियर चल रही है, और फॉल्ट आने पर मान लो उसकी जो रेंज है वो
जस्ट डबल होगी, 2000 एम्पियर होगी। तो स्टैटिक रिले उसको सेंस सेंस तो उसको कर लेगा, बट जो स्टैटिक रिले में नॉर्मली क्या होता है, सेमीकंडक्टर कंपोनेंट्स लगे होते हैं, लाइक थायरिस्टर लगा होता है, रेक्टिफायर लगा होता है। तो मेरे पास सपोज कोई वोल्टेज ट्रांजिट आ गया, मान लो कि मैं इसको इस तरह से समझाता हूँ। वो मेरे पास नॉर्मल जैसा करंट, ये वाली करंट है, ठीक है, ये नॉर्मल सिस्टम है, राइट। अगर मेरे पास सपोज कोई फॉल्ट आया, तो ये जो करंट यहाँ से यहाँ तक सही चला, इस पॉइंट पे फॉल्ट आया, तो इस पॉइंट पे फॉल्ट आने के बाद सपोज करंट बहुत हायर चलेगी। यही सपोज 1000 एम्पियर है, तो 2000 एम्पियर तक चलेगी, राइट। सपोज 1000 है, 2000 एम्पियर तक करंट चलेगी, ठीक है। अब अगर फॉल्ट में अगर करंट में डिफरेंस आया तो कौन इसको सेंस करेगा, रिले सेंस करेगी। बट रिले को सेंस करने पर भी तो कुछ ना कुछ करंट उसमें जाएगी। और अगर करंट, अगर हायर करंट अगर उसमें स्टैटिक रिले में चलेगी, तो स्टैटिक रिले के अंदर जो मेरे पास कंपोनेंट कनेक्टेड है, आइदर कोई रेक्टिफायर है या फिर जो ट्रांजिस्टर है, ठीक है। तो मेरे पास जो सेमीकंडक्टर जो भी डिवाइसेज हैं, वो क्या हो सकती है, डैमेज हो सकती है, राइट। सेमीकंडक्टर जो डिवाइसेज है वो डैमेज हो सकती है, बिकॉज ड्यू टू द स्पाइक ऑफ दिस वोल्टेज, दिस ट्रांजिट वोल्टेज, राइट। दैट्स व्हाई दिस स्टैटिक रिले we are not using, we are using the digital relay, right. This is the second disadvantage of this particular static relay, right. तो इस तो इस ट्रांजिएंट की वजह से मेरे पास जो सेमीकंडक्टर डिवाइस है वो डैमेज हो सकता है, ठीक है। तो स्टैटिक, इसलिए अपन स्टैटिक रिले की बजाय अपन डिजिटल रिले अपन यूज में लेते हैं, राइट। तो सेकंड डिसएडवांटेज ऑफ द स्टैटिक रिले। थर्ड डिसएडवांटेज ऑफ स्टैटिक रिले इज द स्टैटिक रिले नीड एन ऑक्सिलरी पावर सप्लाई, राइट। तो जो भी मेरे पास जो रेक्टिफायर है, ट्रांजिस्टर है, जो भी मैं कंपोनेंट लगा रहा हूँ, तो उस कंपोनेंट के लिए भी अपन को क्या करना पड़ता है, एक ऑक्सिलरी डीसी सप्लाई, ऑक्सिलरी पावर सप्लाई अपन को देनी पड़ती है, ठीक है। तो मेरे को एक एक्स्ट्रा सप्लाई देनी पड़ेगी या एक्स्ट्रा बैटरी लगानी पड़ेगी उनको सप्लाई करने के लिए, राइट। तो द थर्ड एडवांटेज ऑफ द स्टैटिक रिले इज दैट वी नीड एन ऑक्सिलरी पावर सप्लाई, और वी कैन से द एक्स्ट्रा पावर सप्लाई, राइट। तो एक्स्ट्रा पावर सप्लाई अपन को देनी पड़ती है उन इक्विपमेंट को रन करवाने के लिए, ठीक है। तो दीज थ्री डिसएडवांटेज ऑफ द स्टैटिक रिले, ठीक है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है आपके 4 से 5 नंबर में आ सकता है, द स्टैटिक रिले एडवांटेज और डिसएडवांटेज, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? एक मिनट, आपने चैट बॉक्स में लिखा है, आपने लिखा है इफ टेम्परेचर वेरिएशंस आर देयर देन स्टैटिक रिले इज अवॉइडेड। हाँ, टेम्परेचर टेम्परेचर जो वेरिएशंस है, नॉर्मली क्या होता है कि नॉर्मली अब जो अपना जो अभी जो चल रहा है अपनी 2000 आई थिंक 15, 14 और 15 के बाद में जो भी आपके सब स्टेशन पे जो रिले कनेक्टेड है, जो भी सब स्टेशन पे जो रिले है वो कनेक्टेड है, तो वहां पर सब में डिजिटल रिले कनेक्टेड है, ये स्टैटिक रिले कनेक्टेड नहीं है। स्टैटिक रिले जो है बहुत पहले, जो 19 आई थिंक 90 से पहले यूज में होती थी स्टैटिक रिले, अब स्टैटिक रिले यूज में नहीं होती। तो टेम्परेचर वेरिएशन होगा तो पक्का स्टैटिक रिले अपन यूज में नहीं लेते हैं। तो ये क्या है कि नॉर्मली जब स्टैटिक रिले यूज में लेते थे तो ये प्रॉब्लम आई थी, ठीक है। तो इसलिए जो डिजिटल रिले स्टैटिक रिले ओल्ड टेक्नोलॉजी, स्टैटिक रिले जो है ओल्ड टेक्नोलॉजी है, न्यू टेक्नोलॉजी नहीं, ठीक है। तो अब जो भी रिले कनेक्टेड होती हैं अपने सब स्टेशन में हो चाहे जेनेटिक स्टेशन में हो, तो स्टैटिक रिले की बजाय सारी डिजिटल रिले, स्टैटिक रिले सब हटा दी, स्टैटिक रिले यूज में नहीं होती, ठीक है। बट ये अपना कोर्स में है तो अपन पढ़ रहे हैं। इट इज नॉट यूज एनीवेयर नाउ इट इज, नहीं यूज में आती है, ऐसा नहीं है कि यूज में नहीं आ रही है, बहुत सारे सब स्टेशन में आज भी कनेक्टेड है, बट नॉर्मली मोस्टली में कनेक्टेड नहीं है। मोस्टली सभी स्टेशन और जेनेटिक स्टेशन आर यूजिंग द डिजिटल रिले, बट नॉट 100%। 100% यूज में नहीं हो रहा है डिजिटल रिले, बट मोस्टली में डिजिटल रिले यूज में हो रहा है, स्टैटिक रिले आज भी यूज में लेते हैं। वो सारे जो सब स्टेशन हैं उसमें, पुराने सब स्टेशन में आज भी स्टैटिक रिले कनेक्टेड है, ठीक है। तो स्टैटिक रिले ऐसा नहीं कि पूरे, व्हाट इज द रीजन ऑफ द टेम्परेचर, देखो टेम्परेचर वेरिएशन जो है वो किसी भी रीजन से हो सकता है। जैसे मान लो कि कोई इक्विपमेंट है, वो वो मान लो कि जैसे मान लो किसी भी सिस्टम में फॉल्ट है, और फॉल्ट आने पर वो सिस्टम बर्न होने लग गया, या फिर मान लो हीटअप हो गया। नॉर्मली जो अपने जो मूविंग पार्ट्स हैं, जो मूविंग पार्ट किसी भी सिस्टम में मूविंग पार्ट्स होंगे तो क्या होगा, सिस्टम हीटअप होगा। और एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद में अगर वो हीटअप हो जाता है, तो जो उस पर्टिकुलर इक्विपमेंट से जो स्टैटिक रिले कनेक्टेड है,
तो वो भी तो क्या करेगी, टेम्परेचर को सेंस कर सकती है। तो उस रीजन में मान लो कि वो स्टैटिक रिले ऑपरेट नहीं कर पाई, स्टैटिक रिले ने कमांड नहीं दी सर्किट ब्रेकर को, तो वो अपना इक्विपमेंट डैमेज हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए अपन स्टैटिक रिले अवॉइड करते हैं। तो एक रीजन तो ये है कि कोई भी सिस्टम जो है जिसमें भी मूविंग पार्ट्स हैं, किसी भी इक्विपमेंट में मूविंग पार्ट है, तो मूविंग पार्ट के अंदर जो आपका जो हीटअप है वो ज्यादा होता है। ठीक है, नॉर्मली नॉर्मली जो भी मूविंग पार्ट्स है, मोटर्स हो चाहे जनरेटर्स हो, सब में मूविंग पार्ट्स होता है। मूविंग पार्ट्स के अंदर जो इक्विपमेंट है वो हीटअप हो जाता है, तो हीटअप होएगा, ऑब्वियसली बात है टेम्परेचर जो है वो आपका ज्यादा हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए अपन स्टैटिक रिले अपन अवॉइड करते हैं, स्टैटिक रिले यूज नहीं देते। इसलिए जितने भी जो पुराने सब स्टेशन में, उनमें अभी भी वो जो स्टैटिक रिले है वो अवॉइड कर रहे हैं, धीरे धीरे रिमूव कर रहे हैं। तो जहां भी ये भी डिजिटल रिले अप्लाई कर रहे हैं, जहां भी है, तो अपने जैसे काकानी जो भी पावर प्लांट है 440 केवी वाला, तो उसके अंदर पूरे राजस्थान के अंदर सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी यहाँ पे इस्तेमाल हुई है। तो भी 440 केवी वाला जो पावर प्लांट है काकानी के अंदर, तो पूरे राजस्थान के अंदर एक ऐसा सब स्टेशन है जिसके अंदर सबसे बढ़िया टेक्नोलॉजी इस्तेमाल है। इसके अंदर सारे जो डिजिटल रिले के अंदर भी बहुत सारे जो कैटेगरी है, उनमें भी बेस्ट कैटेगरी यहाँ पे इस्तेमाल हुई है। तो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट चल रहा है, तो हर जो सब स्टेशन है उसमें अपने इंप्रूवमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं सब जगह। तो हो सकता है आगे आने वाले सालों में सब जगह स्टेटिक रिले है वो अवॉइड कर दें। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट जो आपका है दैट इज अ कंपैरेटर, अभी मैंने आपको बताया था। तो स्टेटिक रिले का जो पार्ट है वो कंपैरेटर का ही पार्ट है, राइट। तो स्टेटिक रिले का सब पार्ट है दैट इज कंपैरेटर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके 8 नंबर का क्वेश्चन है वो कंफर्म आएगा, ये आते ही आते हैं। ठीक है, तो कंपैरेटर आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, what is the comparator? Simply comparator compare two input quantities, right? What are the two input quantities? If we are concerned about the power system, either voltage or the current. ठीक है, तो हम किसकी बात करेंगे, वोल्टेज और करंट की। तो मैंने अभी जस्ट आपको बताया जी कि जब सिस्टम में फॉल्ट नहीं आया था तब कुछ वोल्टेज होगा, जब सिस्टम में फॉल्ट आया है तब कुछ वोल्टेज होगा। उन दोनों क्वांटिटी को कंपेरेटर क्या करेगा, कंपेयर करेगा, और कंपेयर करके, और कंप्यूटर आर यूज इन द स्टैटिक रिले, आर द कंप्यूटर आर द पार्ट ऑफ द स्टैटिक रिले, राइट। तो कंपेरेटर कंपेयर द इनपुट क्वांटिटीज आइदर वोल्टेज और करंट, और according to the comparison, the static relay gives command to the circuit breaker and circuit breaker will operate according to the fault. ठीक है, that is the concept of relay and circuit breaker, right? तो कंप्यूटर में हम क्या करते हैं, when fault occurs in a power system, the magnitude of voltage and current changes. अब देखो, अब कंपेरेटर के अंदर दो चीजें कंपेयर हो सकती हैं। अगर मैं वोल्टेज की बात करूं तो वोल्टेज का मैग्नीट्यूड भी कंपेयर हो सकता है, और वोल्ट और करंट का मैग्नीट्यूड भी कंपेयर हो सकता है, राइट। अगर वोल्टेज की बात करूं तो वोल्टेज का मैग्नीट्यूड भी कंपेयर हो सकता है, और वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस भी कंपेरिजन हो सकता है। सो देयर आर टू क्वांटिटीज, वन इज मैग्नीट्यूड एंड सेकंड वन इज फेज एंगल, राइट। So when any fault occurs, the magnitude of voltage current and phase angle between voltage and current may change. तो आपका वोल्टेज भी चेंज हो सकता है और करंट भी चेंज हो सकता है। कंपेरेटर्स आर यूज इन द स्टैटिक रिले। हाँ, कंपेरेटर्स स्टैटिक रिले में यूज होते हैं, बिल्कुल वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि स्टैटिक रिले, जो कंपेरेटर है वो स्टैटिक रिले का सब पार्ट है। ठीक है, तो कंपेरेटर्स आर यूज इन द स्टैटिक रिले। ठीक है, तो वही मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। तो देन दो यहाँ पर मैग्नीट्यूड वाला पार्ट भी कंपेयर हो सकता है और फेज एंगल वाला पार्ट भी कंपेयर हो सकता है, राइट। दीज क्वांटिटीज ड्यूरिंग फॉल्टी कंडीशन, अभी मैंने जो बताया है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, आर डिफरेंट फ्रॉम दिस हेल्थी कंडीशन। हेल्थी कंडीशन मीन्स देर आर नो फॉल्ट, एंड faulty condition means there is a fault, right? So there are two condition, healthy condition, faulty condition, right? So the difference between healthy condition and faulty condition, sense that comparator, the compare, measure, and the sense, right? The static relay circuitry designed to recognize the changes जो मैंने बताया, and to distinguish between healthy part and faulty condition, right? तो ये वाला जो पार्ट जो है सेंस करने का काम कौन करेगा, स्टैटिक रिले करेगी, राइट। तो इसलिए अपन कंपेरेटर्स की यहाँ पे बात कर रहे हैं। So either magnitude of voltage or current compared or the phase angle between voltage compared are measured by the static relay circuitry and a trip signal is sent to the circuit breaker and when a fault occurs. जो मैंने बताया है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। The part of circuitry which compares the two exciting quantities either in amplitude or phase, ठीक है। Amplitude means magnitude और phase means phase angle, right? So there are two constant here.
one is magnitude and one is phase angle. Okay, so there are two comparator used in static relay. First one is amplitude comparator for the magnitude, and second comparator is the phase comparator for the phase angle, right? So first comparator is the amplitude comparator, second one is phase comparator. So first we go for the amplitude comparator. So amplitude comparator compares the magnitudes of two input quantities. सपोज मेरे पास एम्पलीट्यूड कंपेरेटर है, वो किसको किसको कंपेयर करेगा? सिंपल सी बात है, एम्पलीट्यूड को, और वी कैन से मैग्नीट्यूड को, irrespective of phase angle. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ। The amplitude comparator compares the magnitude of two inputs quantities irrespective of angle between them. इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज मेरे पास अदर टाइप्स ऑफ रिले डोंट नीड ए कंपेरेटर, नहीं, अदर टाइप्स ऑफ रिले कंपेरेटर अपन यूज में नहीं लेते हैं, बिल्कुल सिर्फ अपन स्टैटिक रिले के अंदर अपन कंपेरेटर यूज में लेते हैं, अपने डिजिटल रिले के अंदर कंपेरेटर यूज में नहीं लेते हैं, राइट? तो एम्पलीट्यूड कंपेरेटर कंपेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ टू इनपुट क्वांटिटीज इररिस्पेक्टिव ऑफ द एंगल बिटवीन देम। इसका मतलब क्या है कि जो एम्पलीट्यूड कंपेरेटर है वो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड को कंपेयर करेगा, अगर उसमें फेज एंगल अगर डिफरेंस आ रहा है उसको मेजर नहीं करेगा, ठीक है? फेज एंगल में चाहे वो कितना भी डिफरेंस आ रहा हो, सिर्फ और सिर्फ क्या कंपेयर करेगा वो? एम्पलीट्यूड और मैग्नीट्यूड वो कंपेयर करेगा, ठीक है? तो इसमें वही मैंने यहाँ पे लिखा है, एम्पलीट्यूड कंपेरेटर कंपेयर्स द मैग्नीट्यूड ऑफ टू इनपुट क्वांटिटी irrespective of phase angle between them, right? And one of the input quantities known as operating quantity, one is called the restraining quantity. इसका नाम क्यों दे रहे हैं ये मैं आपको सेकंड मिनट में बताऊंगा, अभी इतना समझ लीजिए कि एम्पलीट्यूड कंपेरेटर दो इनपुट क्वांटिटी को कंपेयर करता है, ठीक है? इसकी हम सेकंड मिनट में पूरी डिस्कस करेंगे कि ऑपरेटिंग क्या होता है, रिस्ट्रेनिंग क्या होता है। अभी इतना समझ लीजिए कि एम्पलीट्यूड कंपेरेटर दो इनपुट क्वांटिटी को कंपेयर करता है, ठीक है? अब यहाँ पे, और ये मैंने आपको अभी जस्ट बताया है, when the amplitude comparator operating quantity exceeds the amplitude of restraining quantity, relay sends a tripping signal. मतलब एक जो ऑब्वियसली बात है कि दोनों में डिफरेंस कब आएगा? जब एक जो कंपोनेंट होगा दूसरे कंपोनेंट से या तो कम हो या ज्यादा हो, राइट? तो ऑपरेटिंग क्वांटिटी वाला जो कंपोनेंट है वो रिस्ट्रेनिंग क्वांटिटी से ज्यादा है, तो आपका जो ट्रिपिंग सिग्नल है वो आपका मतलब ऑपरेटिंग क्वांटिटी का मतलब क्या है? जिस पर वो ऑपरेट कर रहा है। रिस्ट्रेनिंग क्वांटिटी मतलब जो ऑलरेडी वैल्यू यहाँ पे फिक्स्ड है, राइट? तो ऑपरेटिंग क्वांटिटी रिस्ट्रेनिंग क्वांटिटी से ज्यादा है, दैट मींस वहां पे ट्रिप सिग्नल यहाँ पे प्रोवाइड होगा, राइट? और ट्रिप सिग्नल किसको जाएगा? सर्किट ब्रेकर को, और सर्किट ब्रेकर ऑपरेट करेगा, ठीक है? दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एम्पलीट्यूड कंपेरेटर। तो एम्पलीट्यूड कंपेरेटर कब ऑपरेट करेगा? व्हेन देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन टू इनपुट्स, राइट? देन एम्पलीट्यूड कंपेरेटर विल ऑपरेट, राइट? फेज कंपेरेटर कब ऑपरेट करेगा? तो फेज कंपेरेटर कंपेयर द टू इनपुट क्वांटिटीज इन फेज एंगल इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, just opposite of the amplitude comparator. So phase comparator only compares the phase angle, चाहे उसमें मैग्नीट्यूड कितना भी हो, सिर्फ और सिर्फ किसको मेजर करेगा? फेज एंगल को। और ऑपरेट कब करेगा फेज कंपेरेटर? व्हेन द फेज एंगल बिटवीन देम आर लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री। अगर उनमें जो फेज एंगल है वो लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री है, उस कंडीशन के अंदर आपका जो फेज कंपेरेटर ऑपरेट करेगा, राइट? दिस इज द कंडीशन फॉर द फेज कंपेरेटर, राइट? तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि किस तरीके से ऑपरेट करता है। सपोज मेरे पास suppose we have amplitude comparator or there are two inputs, suppose two inputs, there is one output, right? This is the input, or suppose there are two inputs m and n, suppose I indicate this input by the m and one is output, right? Then this amplitude comparator will operate when the this m, so by default यहाँ पे अगर m की वैल्यू अगर n से ज्यादा है, that means this amplitude comparator will operate, और m और n की क्वांटिटी with magnitude, right? not phase angle, right? तो अगर मैग्नीट्यूड ऑफ m मैग्नीट्यूड ऑफ n से ज्यादा है, उस केस के अंदर अपना एम्पलीट्यूड कंपेरेटर ऑपरेट करेगा, that are for the amplitude comparator.
अब यहाँ पे सपोज मैं फेज कंप्यूटर की बात करता हूँ. सपोज वी हैव फेज कंप्यूटर and there are two inputs, suppose M and N. Suppose this is a phase comparator. And there are magnitudes, suppose M and N. Two inputs are M and N, and there is one output. If the phase angle between this M and N, suppose phase angle between M and N is a phi, right? Phase angle between M and N is phi. If this angle between angle is less than or equal to, okay, equal to वाली condition भी है, less than equal to 90 degree, then this phase commutator will operate. ये इक्वल वाली कंडीशन नहीं आएगी, इक्वल वाली कंडीशन आप हटा दें. ठीक है, लेस देन इक्वल 90 डिग्री इक्वल वाली में ऑपरेट नहीं करेगा. ठीक है, तो यहाँ पे इफ n इज ग्रेटर देन इट विल नॉट ऑपरेट. नहीं, उस केस में नहीं करेगा पर्सन, बिल्कुल उस केस में नहीं करेगा. बाय डिफॉल्ट इसमें क्या होता है कि देयर आर टू क्वांटिटीज m एंड n, राइट. अगर मेरे पास सपोज इसमें लेस देन होगा तो ऑपरेट नहीं करेगा, बिल्कुल. n इज ग्रेटर देन n देन इट विल नॉट ऑपरेट. नहीं, उस केस के अंदर नहीं करेगा. भाई आप खुद सोचो ना कि जैसे मान लो कि मेरे पास फोल्ड करंट मैंने फिक्स करे कि 1000 एम्पियर. इसको इस तरह के समझो आप. जैसे मान लो कि 1000 एम्पियर है, ठीक है, रेटेड वैल्यू सपोज 1000 एम्पियर है, और सपोज मान लो करंट चल रही है 500 एम्पियर. तो 500 एम्पियर में तो अपना इक्विपमेंट नहीं बंद हो सकता है ना, नहीं चल सकता है. तो लेसन वाली कंडीशन तो अपने पास नहीं हो सकती है. मान लो आपके पास रेटेड वैल्यू 1000 एम्पियर है और 500 एम्पियर सिस्टम में चल रही है, तो उस केस के अंदर तो ऑपरेट नहीं कर सकता ना, नहीं मुझे ऑपरेट कराना है. ठीक है, तो अगर ये क्वांटिटी इसके ज्यादा होगी तभी ऑपरेट करेगी. अगर मेरे पास सपोज 1200 एम्पियर आ गई तो उस केस के अंदर ऑपरेट कर जाएगी, राइट. तो उस केस के अंदर ऑपरेट करेगी. अगर एम जो है इनसे ज्यादा होगा तो उस केस के अंदर ऑपरेट करेगी, बट ये 500 एम्पियर पे तो ऑपरेट मुझे नहीं कराना है, राइट. तो इस केस के अंदर अपनी ऑपरेट नहीं करेगी. ठीक है, तो उस केस के अंदर अपने पास जो एम है जो एन से मैग्नीट्यूड ज्यादा होनी चाहिए. ठीक है, तो जो इक्वल वाला जो कंडीशन है वो भी आप हटा देना, ये वाला कंडीशन होल्ड नहीं करेगा. मेरे साइड नोट्स के अंदर इक्वल टू लगा रखा है, वो आप हटा देना. अगर फाइव आपका लेस देन 90 डिग्री है देन दिस फेज कन्वर्टर विल ऑपरेट. ठीक है, तो फेज कन्वर्टर तब आपको ऑपरेट करेगा. ठीक है, बट नॉर्मली क्या होता है मैं आपको बताऊं कि ये मैंने आपको जैसे बताया कि मैग्नीट्यूड एम से ज्यादा होनी चाहिए. तो मान लो कि 1000 एम्पियर है और 1001 एम्पियर हो गया, तो ये ऑपरेट करेगी नहीं करेगी? 1000 एम्पियर है और 1001 एम्पियर हो गया, तो स्टैटिकली ऑपरेट करेगी नहीं ऑपरेट करेगी? ऑपरेट करेगी. बट ये तो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है. प्रैक्टिकली उसमें स्टैटिक रिले इस तरीके से डिजाइन होती है ताकि उसका कुछ मिनिमम ऑपरेटिंग करंट भी अपन लेते हैं. मिनिमम ऑपरेटिंग करंट कुछ कुछ गैप लेते हैं, उस गैप के बाद में ही रिले ऑपरेट करती है. यहाँ तो आपको दिख रहा है कि ज्यादा होगा तो ऑपरेट कर जाएगी, बट प्रैक्टिकली क्या होता है कि कुछ मिनिमम ऑपरेटिंग करंट लेते हैं. तो उस मिनिमम ऑपरेटिंग सपोज मैंने मिनिमम ऑपरेटिंग करंट ली 100 एम्पियर. मिनिमम ऑपरेटिंग करंट ली मैंने 100 एम्पियर, तो ये 1100 के बाद में ऑपरेट करेगा प्रैक्टिकली. प्लीज एक्सप्लेन दिस अगेन फ्रॉम स्टार्टिंग. ओके, फ्रॉम द एम्पलीट्यूड कंपैरेटर और फ्रॉम द स्टार्टिंग फ्रॉम द कंपैरेटर. Amplitude comparator. Okay, so amplitude comparator are used in the static relay, and amplitude comparator compares the two magnitudes of the input quantities. I indicate this input quantities are m and n. This must be of the voltage, either voltage or current, right. This amplitude comparator compare these quantities of the magnitude of m and n irrespective of phase angle, right. अगर मेरे पास फेज एंगल अगर डिफरेंस आ भी रहा है तो उस केस में आपका फेज का जो एंगल है वो मेजर नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ एम्पलीट्यूड कंपेयर करेगा.
then MPUT comparator compare the magnitude of this input. If the magnitude of m is magnitude of n, then this MPUT comparator will operate, right? अगर इक्वल होगा तब भी ऑपरेट नहीं करेगा, लेस देन होगा तब भी ऑपरेट नहीं करेगा। अब मैं आपको यहाँ पे बता रहा था कि सपोज मेरे पास 1000 एम्पियर फिक्स है, तो करंट की अपन बात कर रहे हैं, तो 1000 एम्पियर फिक्स है। अगर मेरे पास जो m की वैल्यू है वो सपोज 1200 एम्पियर है, इसका मतलब क्या होगा, oh this is m and this is n, right? Then this comparator will operate, right? This m magnitude of m is magnitude of greater than magnitude of n, then this relay will operate in this condition. If there are magnitude of m is the 500 ampere, this fault current must be less than the operating current, then this m must be this in this particular condition, this relay will not operate. Why this not operate? Because value of m is less than n, right? That's why this in this particular condition this relay will not operate. अब मैं आगे बात कर रहा था कि नॉर्मली प्रैक्टिकल कंडीशन में होता क्या है कि सपोज मेरे पास मान लो कि मैंने बोला कि 1000 एम्पीयर की जगह 1001 एम्पीयर आ रहा है, ठीक है? तो जो मैंने अभी आपको बताया है उस केस में क्या होगा, रिले ऑपरेट करेगी, कंफर्म करेगी। बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकली क्या होता है कि वहां पर एक मिनिमम ऑपरेटिंग करंट उसमें इस तरीके से स्टैटिकली डिजाइन की जाती है, उस पर एक मिनिमम ऑपरेटिंग करंट सेट होती है, ठीक है? वो मैं आपको बताऊंगा सेकंड यूनिट में, वो वाला पार्ट है ओवर करंट रिले वाला पार्ट, तो उसमें आपको मैं बताऊंगा कि इसमें मिनिमम ऑपरेटिंग करंट सेट होती है। सपोज मैंने मिनिमम ऑपरेटिंग करंट 100 एम्पियर सेट कर दी, राइट? अब 100 एम्पियर सेट करने के बाद में होगा क्या कि आपका 1000 एम्पियर सपोज आ गया मेरे पास रीडिंग, सपोज मेरे पास 1020 एम्पियर आ रही है, तो उस केस के अंदर भी रिले ऑपरेट नहीं करेगी प्रैक्टिकली, ठीक है? ऑपरेट डू नॉट ऑपरेट, ठीक है? इस केस के अंदर आपके पास रिले जो है ऑपरेट नहीं करेगी। 1050 में 1000 सपोज 50 है, उस केस के अंदर भी आपकी रिले ऑपरेट नहीं करेगी। अगर मैंने फिक्स कर रखा है 100 एम्पियर मिनिमम ऑपरेटिंग करंट, तो जैसे 1100 से जैसे ऊपर आया, जैसे मतलब 1110 आ गया, तो उस केस में ऑपरेट कर जाएगी, बिकॉज वी हैव सेट द वैल्यू ऑफ मिनिमम ऑपरेटिंग करंट इज 100 एम्पियर, राइट? इसका मतलब किस पे ऑपरेट करेगी, ग्रेटर देन 1100। तो मैं प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा प्रैक्टिकली किस तरीके से ऑपरेट करती है, ठीक है? तो प्रैक्टिकली क्या होता है कि आपका मिनिमम ऑपरेटिंग करंट है वो सेट होता है, उसके बाद में रिले ऑपरेट करती है। भाई 1000 पे ऑपरेट कर रही है और 1001 पे ऑपरेट नहीं कर रही है, तो वो 1 एम्पियर से या 10 एम्पियर से कोई फर्क थोड़ा ना पड़ जाएगा उससे। तो उसकी जो डिजाइनिंग होती है वो इस तरीके से होती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, घर का एग्जांपल बताता हूँ। जैसे आप घर में सपोज मान लो आपने हीटर लाया है ना, हीटर में लाए या फिर कोई प्रेस हुई या फिर कोई गीजर हुआ, उसका जो 3 पिन सॉकेट होता है, ठीक है, उस पे एक रेटेड वैल्यू लिखी होती है। जैसे मान लो आपने, वही हीटर की बात करता हूँ, सपोज हीटर आप लाए, हीटर में जो आपने 3 पिन जो प्लग लाते हो, 3 पिन प्लग में लिखा होता है सपोज 6 एम्पियर, ठीक है? आपने देखा होगा वहां पर 6 एम्पियर लिखा होता है। आप जो पावर प्लग लाते हो उस पर 6 एम्पियर लिखा होता है, ठीक है? इस तरीके से हम बात करते हैं 6 एम्पियर। इसका मतलब क्या हुआ कि वो 6 एम्पियर तक जो वायर है उसको वो विथस्टैंड कर सकती है। जैसे ही 6 एम्पियर से ज्यादा हुआ वो क्या हो जाएगा, वायर बर्न अप हो जाएगा, जल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ। तो उस पर रेटेड वैल्यू, उस पर देखना आप, रेटेड वैल्यू लिखी होती है 6 एम्पियर उस प्लग पे। बट सपोज मेरे पास 1500, वो 1500 वाट का वो है, 1500 वाट का वो मान लो हीटर है, तो 1500 वाट का हीटर है, दैट मीन्स पावर कितनी होगी, 1500 वाट होगी। और करंट क्या होगी, करंट आप मेजर कर लो इसको, आई इक्वल टू वी, अब आपको क्या निकालना है, पी निकालना, तो पी इक्वल टू वी आई। तो आई क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू पी डिवाइडेड बाई वी। तो वी अपना नॉर्मली कितना है, 230 वोल्ट आता है। 1500 से आप डिवाइड कर लो 230 से, तो कितना आ रहा है देख लो, 1500 230 है, तो डिवाइड करो कितना आ रहा है अप्रोक्सी, 6 के ऊपर ही आएगा सर, 6 पॉइंट। एक बार इसको कैलकुलेट करना कितना आ रहा है, 6 मोर, मतलब 6 से 7 के आसपास आ रहा है, 7 मान लो, 7 एम्पियर के सपोज आसपास आ रहा है, या 6.6 के आसपास आ रहा है, ठीक है? जितना भी आ रहा है 6.52 आ रहा है, ठीक है, 6.52। अब ये 6 करंट कितनी जा रही है वायर में, 6.52 कितनी जा रही है, 6.52। बट अपने पास जो वायर था वो कितना था, इस पे क्या लिखा हुआ है, 6 एम्पियर रेटेड वैल्यू लिखी हुई है, फिर भी वो वायर वो बर्न नहीं हो रहा है, पता आपको? फिर भी वो वायर बर्न नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है भाई? जब डिजाइन करते हैं किसी इक्विपमेंट को, तो उसमें कुछ मिनिमम ऑपरेटिंग करंट लेके चलता है भाई। 6 एम्पियर का मतलब ये नहीं है भाई
ज्यादा करंट है उसको भी वो विथस्टैंड कर सकता है, ठीक है। तो जो उसकी जब आप डिजाइन करते हो उसकी वेटेड वैल्यू लिखते हो तो रेटेड वैल्यू आप नॉर्मली कम लिखते हो, ज्यादा नहीं लिखते हो या एग्जैक्ट नहीं लिखते हो, उससे कुछ ना कुछ कम लिखते हो, राइट। तो 6.52 पे भी बर्न नहीं हो रहा है, राइट। तो जो 6 एमपी जो रेटेड वैल्यू है उससे कुछ ना कुछ मार्जिन लेके चल रहा है, उस पर भी क्या हो सकता है, ये रिले जो ये अपना जो वायर है वो जलेंगे, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हो कि जो वहां पर जो रेटेड वैल्यू लिखी होती है उससे कुछ ना कुछ आप ज्यादा करंट दोगे तभी वो रिले ऑपरेट नहीं करेगी, राइट। तो कुछ ना कुछ गैप रखते हैं, कुछ ना कुछ मिनिमम ऑपरेटिंग करंट रखते हैं ताकि वो रिले ऑपरेट कर सके, ठीक है। देयर मस्ट बी ए लिमिट ऑफ हैंडलिंग करंट, हाँ लिमिट होती है ना। we हर static relay there are various type of static relay, there is various type of static relay according to the location जहां पर भी आप इंस्टॉल कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग जो स्टैटिक रिले आपकी इंस्टॉल होती है, और हर स्टैटिक रिले में जो मिनिमम ऑपरेटिंग करंट होता है वो डिफरेंट होता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है तो उसके अकॉर्डिंग अपन करंट जो लिमिटिंग जो कैपेसिटी वो डिसाइड कर सकते हैं। फिक्स नहीं है भाई, मैंने 100 एम्पियर बताया, ऐसा फिक्स नहीं है कि 100 एम्पियर रखते हैं। there are no, there are various there are large variation in the minimum operating current in the static relay depending upon the location of the fault for the equipment or the types of static relay, ठीक है। तो वेरिएशंस बहुत ज्यादा होते हैं स्टेटिक रिले में, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट अपन उसमें चेंज करते हैं। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि अपन 100 एम्पियर मान रहे तो 100 एम्पियर फिक्स होगा, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। लिमिट तो अपन करते हैं, हैंडलिंग करंट के लिए लिमिट रखते हैं, बिल्कुल। ओके, तो इस तरीके से अपन एम्पलीट्यूड कंपैरेटर और फेज कंपैरेटर को अपन डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट टॉपिक इज द ड्युअलिटी बिटवीन, ये टाइम हो गया क्या, 9:57। अभी आपका नेक्स्ट लेक्चर है वापस से, सेकंड लेक्चर आपका कंटिन्यूस में होगा अभी, ठीक है। तो अपन ये वाला जो है ये वाला पार्ट जो है अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ये हो नहीं पाएगा अभी, इसमें 15 मिनट 15 मिनट के अप्रोक्स लगेंगे, ठीक है। ड्युअलिटी बिटवीन एम्पलीट्यूड कंपैरेटर और फेज कंपैरेटर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ये वाला पार्ट रिन्यूएबल वाला होगा। रिन्यूएबल वाला नहीं हो रहा है अभी लेक्चर, तो मैं कंटिन्यू कर दूं ये लेक्चर। एक बार पूछ लो एक बार सर से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हाँ तो ठीक है, तो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे ना कल। कल आप कॉलेज आ रहे हो वो उसके लिए, लैब के लिए।